स्वागत है आप सभी दर्शकों का +1 टेलीविजन के कार्यक्रम डियर डॉक्टर में, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल। आज के हमारे खास मेहमान हैं NMCTH के प्रतिष्ठित यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर पशुपति नाथ भट्टा। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो यूरो सर्जरी का क्षेत्र है, इसमें आप किस प्रकार की बीमारियों का सामना करते हैं? ये यूरो सर्जरी बेसिकली डील्स विद द किडनी और पेशाब संबंधी जो है, प्लस इसके साथ साथ हम लोग जेनिटालिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया को डील करते हैं। तो ये किडनी, मूत्र रोग और प्रजनन संबंधी विज्ञान है, जिसमें हम लोग बीमारी देखते हैं और उसके अनुसार से इलाज करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा पेशाब संबंधी, मेल एक्सटर्नल जेनिटालिया, तो सर आमतौर पर देखने को मिलता है पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाने की समस्या बहुत देखने को मिलती है। जी, तो सर इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचान सकते हैं? प्रोस्टेट मेल में होने का एक पेशाब के रास्ते में ही एक प्रोस्टेट ग्रंथि होता है जो मेल में होता है। वो प्रायः एडल्ट एज तक पहुंचने के बाद 20 ग्राम्स तक का होना चाहिए, जो नॉर्मल में होता है। अब होता क्या है कि 40 और 50, प्रायः 50 की उम्र कट जाने के बाद ये प्रोस्टेट का साइज जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद ये क्या होता है कि आपको पेशाब का जो नाली होता है उसमें सिकुड़ापन आ जाता है। अच्छा। तो उसका जो डायमीटर होता है, जिस फोर्स से निकलना चाहिए पेशाब को, उसमें धीरे धीरे रुकापन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले इसका लक्षण क्या है कि आप जब कोई पुरुष जो इस चीज़ से अफेक्टेड है, उसको सबसे पहले होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेजिटेंसी। अच्छा। हेजिटेंसी क्या है कि मतलब आप पेशाब करने गए टॉयलेट में, बट यू विल हैव टू वेट सम टाइम बिफोर यू स्टार्ट। इसका मतलब है कि आपको हेजिटेट होता है वो पेशाब करने के लिए, वो पेशाब निकालने के लिए कुछ टाइम लगता है। सो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम दैट अपीयर्स इन अ पेशेंट। उसके बाद धीरे धीरे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करते जाता है, उसके अनुसार से उसके और भी लक्षण से बढ़ते रहते हैं। जैसे आपका फ्लो में कमी आना, पेशाब के फ्लो में कमी आना, पेशाब में जलन होना, आप ज़्यादा कंप्लीटली पेशाब कर नहीं पाएंगे, आपको लगेगा कि ज़्यादा पेशाब मतलब आधा किए हैं और आधा पेशाब जो है पेट के अंदर ही रह जा रहा है। अच्छा। तो ये सब सारे लक्षण धीरे धीरे जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे अपीयर्स होगा पेशेंट में। सर, ये जो प्रोस्टेट की समस्या है, आपने कहा कि आमतौर पर 50 के बाद प्रोस्टेट बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। तो इसको ना होने देने का भी कोई उपाय है? नहीं, ना होने देने का तो ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेडिसिन क्योर इस तरीके का नहीं है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस है, बहुत सारा फैक्टर है, हार्मोनल फैक्टर और एज फैक्टर दैट डिपेंड्स अपॉन। So anything you can say in a preventive is still not available. अच्छा। Still not available. According to age ये बढ़ते ही जाएगा। तो तब क्या हर एक में नहीं दिखता है। 50 एज कट जाने के बाद आइडियली 50% मेल में ये लक्षण धीरे धीरे दिखना शुरू करता है। तो इसका प्रिवेंटिव ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम लोग प्रिवेंट करें कि वो ग्रोथ नहीं करे, क्योंकि बाय दी एज आपका हार्मोनल डिसबैलेंस, डिस्टर्बेंसेस और चेंज होता रहता है, और यही सब सारा चीज़ है जो जिस चीज़ को आप रोक नहीं सकते। हमको लगता है अभी तक अपडेटेड ऐसा कोई प्रिवेंटिव नहीं है जिसका ग्रोथ रोका जा सकता है प्रोस्टेट का। सर, अभी प्रोस्टेट की समस्या का इलाज किस प्रकार किया जाता है? अब प्रोस्टेट की समस्या का इलाज देखिए, अगर आप बुक में जाइएगा तो देयर आर लॉट्स ऑफ मोर देन 100-200 मेथड्स आर देयर दैट यू कैन ट्रीट बेनाइन इलार्जमेंट प्रोस्टेट। तो तब क्या है कि अभी स्टैंडर्ड में देयर आर सम मोडेलिटीज दैट यू कैन ट्रीट। जी। पहला तो है शुरुआती दौर में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ही करते हैं पेशेंट लोग को। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर रिस्पॉन्डिंग है पेशेंट, यू कंटिन्यू विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से अगर नहीं हुआ, रिफ्रैक्टरी होता है, तो फिर ऑपरेटिव मोडेलिटीज़ में जाना पड़ता है। ऑपरेटिव मोडेलिटीज़ में अब हम लोग के यहाँ अवेलेबल नेशनल मेडिकल कॉलेज में है, तो दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड TURP दैट यू डू। TURP। TURP
Another method that you will do is a bipolar TURP. अच्छा. Third one method what we can do is a TUVP. So that is vaporization of prostate. Similarly, there are lots of modalities and lots of surgical modalities is there. उसमें क्या करते हैं कि ओवरऑल प्रिंसिपल यही है कि प्रोस्टेट का साइज को घटाया जाए. उसका जो डायमीटर, यूरेथ्रा का जो डायमीटर होता है, जो सिकुड़ जाता है अंदर में उसके ग्रोथ के कारण, उसको चैनलाइज करना है. ये बेसिक प्रिंसिपल है. आप बहुत सारा जो मेथड है वो हर एक मेथड यही बोलता है. बट टिल नाउ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज TURP, आइदर मोनोपोलर और बाइपोलर. इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट भी है, होलैप करते हैं हम लोग, होल्मियम लेजर से पूरे प्रोस्टेट को जो है इन्यूक्लिएट करते हैं, उसको ब्लैडर में डालते हैं. अच्छा. उसके बाद उसको इनक्रस्ट करके निकालते हैं हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में. तो बहुत सारा मोडेलिटीज है अभी. सो पेशेंट आर लकी, कंफर्टेबल विद ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट मोडेलिटीज. सर, क्या ये TURP जैसे ऑपरेशन के बिना भी लंबे समय तक दवाइयों से इस समस्या को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है. आई थिंक इट्स पेशेंट टू पेशेंट, because we see some patient is responding on a medical treatment for a very long time, some cannot. तो ये patient to patient differ करता है. Size doesn't matter much, but symptoms. अच्छा. Basically principle of treatment for prostate is your changing lifestyle. If you think कि आपका पेशाब के प्रॉब्लम के कारण आपका जो है लाइफ, डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है जी, तो फिर दैट नीड्स अ ट्रीटमेंट. अच्छा. रीजन बिहाइंड, आप 2 घंटा मीटिंग में कहीं पे बैठे हैं, आपको 4 बार पेशाब जाना पड़ रहा है, तो दैट इज डिस्टर्बिंग योर लाइफ स्टाइल. सो दैट शुड नॉट बी गेट डिस्टर्ब. तो उसके अनुसार से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस सिम्टम सीवियरिटी में है, एंड देन वी डिसाइड फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, and how long you can stay with the medical treatment or you need surgical treatment, emergencies. सर, आपने बात की लाइफस्टाइल की, तो सर अपने जीवन शैली, लाइफस्टाइल और खान पीन में क्या बदलाव ला सकते हैं कि इसके लक्षण को हम कम कर सके, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको करने से इसके लक्षण बढ़ जाते हैं? As earlier I told, because preventive like things is still not mentioned that you can prevent it. जी. So prevention के लिए अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आप प्रिवेंट कर सकते ताकि आपको प्रोस्टेट का साइज नहीं बढ़े. Again depends upon the hormonal disturbances that runs behind. अच्छा. तो प्रिवेंटिव में यहाँ पे कुछ करने के लिए खास नहीं है कि आप किसी खान पीन से आप उसका साइज रोक सकते हैं, चाहे आपके लाइफस्टाइल में कोई ऐसा चीज़ है जो आप रोक सकते हैं. अच्छा. तो ये अब तक अपडेटेड नहीं है. जी. सर, प्रोस्टेट की समस्या को हम कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया. तो सर, क्या इसका प्रोस्टेट कैंसर से भी कोई संबंध है? जब हम बेनाइन बोलते हैं तो इसका कैंसर से संबंध नहीं होता है जी. तो तब क्या है, प्रोस्टेट में अगर डिजीज आप लीजिएगा तो बेसिकली देयर इज अ 2 कॉमन डिजीज. अच्छा. वन that we are talking about is a benign and another we are talking about the cancer. जी. बेनाइन कंडीशन बोलते हैं जब वो मैलिग्नेंसी नहीं होता है. विदाउट मैलिग्नेंसी इज अ बेनाइन थिंग्स. हाइपरप्लेजिया होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है, तो ओवरऑल प्रोस्टेट जो है कैप्सूल के अंदर उसका धीरे धीरे साइज बढ़ता जाता है. तो ये बेनाइन कंडीशन है दैट अगेन विद अ हार्मोनल रेगुलेटरी. और कैंसर जो है वो भी इज अ सेकेंड कॉमन डिजीज ऑफ अ प्रोस्टेट. और कैंसर अगर आप देखिएगा तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मैंने कहा 50 वर्ष के बाद आपको सिम्टम्स आने लगते हैं. कैंसर में जरा सा प्रॉब्लम क्या है कि इवन दो आपको साइज भी बढ़ता रहेगा, लेकिन तब क्या है, सिम्टम जो आएगा वो दिखेगा बेनाइन की तरह. जी. बेनाइन की तरह दिखेगा. हो सकता है बहुत हद तक आप ट्रीटमेंट में गए, चाहे डॉक्टर को विजिट किए नहीं किए, मे बी दैट कैंसर इज मिस्ड आउट. सो रीजन बिहाइंड द ड्यूरेशन गेट लॉन्गर.
जी। और वो आपको सेटअप भी हो जाता है, तो बहुत देर के बाद पता चलता है। उम्र जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएगा, चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर इज हाई। अच्छा। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अर्लियर एज आफ्टर गोइंग 50 years, 60 and 70 you go nearly up to 80 years of age, chances of prostate cancer is high। अच्छा। तो ये दोनों ही उतना ही कॉमन है। अच्छा। These two condition is a very common condition for a prostate, one is benign and other is cancer। तो सर प्रोस्टेटिक कैंसर का भी इलाज क्या ये बीपीएच के ही तरह होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जब हम आते हैं इस पे प्रोस्टेटिक कैंसर पे, तो यस वी हैव सम प्रिवेंटिव थिंग्स दैट वी कैन डू। अच्छा। rather than preventive, what you can say is a screening program। स्क्रीनिंग। हाँ, तो कैंसर प्रोस्टेट के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अर्लियर अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्यूरेबल कंडीशन में हो जाता है। अच्छा। जो कि बहुत कम केसेस में देखा गया है। मैंने पहले ही बताया, जो एलईटीएस के सिम्टम्स के साथ आते हैं एंड वेरी बिगिनिंग स्टेज एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट द बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग में हम लोग देख सकते हैं कि अर्लियर स्टेज को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं जी। अर्लियर स्टेज में अगर डिटेक्ट करते हैं तो फिर उसका क्यूरेबल ट्रीटमेंट है। अदरवाइज एडवांस प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। देयर आर lots of modalities, depends upon the age of the patient, depends upon the condition, if there is any metastasis, so all things depend, and then we can't help much to a patient। स्क्रीनिंग प्रोग्राम में 3 चीज़ है जो हम लोग कर सकते हैं। एक ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, जिससे हम लोग प्रोस्टेट का इको टेक्चर देख सकते हैं इफ देयर इज एनी सस्पिशन लीजन, और वी कैन डू MRI। Another thing is doing PSA और DRE, जी, digital rectal examination। These 3 things that comes in a screening program, and with the help of these 3 modalities we can detect earlier cancer even though patient doesn't have any symptoms, but the region where the prostatic cancer is high, और इन वेस्टर्न पार्ट यू कैन सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अब इधर हम लोग के साइड में एशियन पार्ट ऑफ वर्ल्ड में स्क्रीनिंग प्रोग्राम ज़्यादा नहीं चलता है, बिकॉज पेशेंट भी उतना कॉन्शियस नहीं है, और क्या कहते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम जब किसी को कुछ हुआ ही नहीं है तो दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, सो व्हाई शुड कम फॉर अ स्क्रीनिंग प्रोग्राम। अदरवाइज इफ यू आर कॉन्शियस यू कैन डू अ स्क्रीनिंग फॉर दैट पेशेंट। थैंक यू सर, ये हमने प्रोस्टेट के बारे में आपने काफ़ी कुछ हमें बताया। अब बात करते हैं एक और आम तौर पर आजकल किडनी में पथरी हो जाना या पेशाब की नली में पथरी हो जाना भी एक काफ़ी आम समस्या हो गई है। हालांकि 10-12 वर्ष के बच्चों में भी ये देखने को मिल रहा है। तो सर, ये किडनी में पथरी होने के पीछे का कारण क्या है? अब देखिए, पत्थर जो बन रहा है उसका कारण अगर आप जाइए पैथोफिजियोलॉजी में तो दैट्स ऑल व्हाट वी कॉल्ड इज अ सुपर सैचुरेशन। अच्छा। सुपर सैचुरेशन के कारण होता है। हाइड्रेशन अगर पेशेंट का मेंटेन नहीं हो, बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में पानी अगर नहीं हो, अच्छा, तो मिनरल्स वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते जी। मिनरल्स वगैरह अच्छी तरीके से अगर डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो फ्लश आउट अच्छी तरीके से भी नहीं हो पाएंगे। So every waste product that should come out through urine should be well hydrated, and that needs water to get flushed out। जी। तो हाइड्रेशन अगर मेंटेन नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 गिलास पानी में अगर आप 2 चम्मच चीनी अगर डालते तो अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर देगा जी। लेकिन अगर वो आप में 20-25 चम्मच अगर चीनी अगर उसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि आप उसको जितना भी डिसॉल्व करें, आफ्टर ऑल आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ वहाँ पे जमा रह ही जाता है जी। तो यही थ्योरी रन अप करता है ये स्टोन फॉर्मेशन के लिए जी।
तो दैट इज सुपर सैचुरेशन, पानी का कम मात्रा होना और हमारे आयंस का ज़्यादा होना, मिनरल्स का ज़्यादा होना, कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्जिलेट, तो ये सब चीज़ें। और यही सब चीज़ जो है जब धीरे धीरे एग्रीगेट होते हैं, न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, देयर आर सम स्टेप्स टू फॉर्म बिफोर स्टोन। जी, एग्रीगेट होते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद और सब जो जब छोटा सा पत्थर का आकार लेता है, क्रिस्टल का आकार लेता है, उसके बाद क्या होता है कि जब उसके पीछे पीछे जब छोटे छोटे मिनरल्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लूइड, तो वो सब भी उसी क्रिस्टल के साथ अटैच्ड होने लगते हैं, बढ़ जाता है along with proteinaceous material। अच्छा। और धीरे धीरे that increase in a size। अच्छा, and that now patient comes with all that symptoms of stones। सर आपने कहा कि हाइड्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है पथरी होने का, तो सर आमतौर पर कितना पानी पीना चाहिए? नॉर्मली एक एडल्ट आदमी को 3 से 4 लीटर पानी 24 घंटा में पीना चाहिए। अच्छा, to maintain the hydration of a body, because you are losing water, even with the fecal content, even with the पसीने से भी निकलता है पानी, तो हर एक जगह पे वाटर लॉस कम से कम 1.5 से 2 लीटर 24 आवर्स में होता है। आपको 3 से 4 लीटर मेंटेन करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर अ नॉर्मल हाइड्रेशन। दैट अगेन यू कैन इंक्रीज, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ एज वेल, जहाँ आप रहते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वाले जगह पे ये स्टोन का कंडीशन ज़्यादा है। अच्छा, तभी हमारे ओपीडी में इतने पेशेंट आते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करना जरा सा मुश्किल होता है, तो वैसे क्लाइमेटिक कंडीशन में स्टोन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अच्छा सर, खाने पीने में भी क्या कोई कुछ चीजें हैं जो ये पथरी बढ़ा देती है? अब खाने पीने में लिखा तो गया है बहुत सारा चीज है, मोर देन 100 सब्स्टिट्यूट दैट यू कैन सी रिटन इन अ बुक्स एज वेल। कुछ आयुर्वेदिक वाले लिखते हैं, कुछ हमारे जो है साइंटिफिक यूरोलॉजी के बुक वगैरह में भी लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो मेन कंपोनेंट है वो हाइड्रेशन का ही है। अदरवाइज अगर खाने में देखिएगा तो एशियन पार्ट में बहुत सारा चीज है और अब आप उसको कटअप भी नहीं कर सकते। अच्छा, कटअप भी नहीं कर सकते। बोलते हैं दूध नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है, बंदा गोभी, बैगन, ऐसा बहुत सारा चीज मिल जाएगा। टमाटर नहीं खाना है, तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो जिसके बिना आपके किचन का काम ही नहीं चलेगा जी, और आप उसको अवॉइड कर भी नहीं सकते। सही और बात दूसरा रीजन है कि अगर केवल खाने पे ही हम लोग जाते हैं तो व्हाई शुड नॉट एवरीबॉडी हैव स्टोन? सो इट्स नॉट ऑल दैट, सभी को तो नहीं होता है जी। तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो मेन जो है हम लोग देखते हैं वो हाइड्रेशन को जो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, वन ऑफ द मेजर कॉज जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है ये यही है। बाकी आयंस और मिनरल्स वगैरह है तो आप कोई उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं ले रहा है कि मान लीजिए मेटाबॉलिज्म ही उसका बिगड़ जाए जी। और बाकी तो प्लस इंडोक्राइनोलॉजी, हाइपरपैराथायराइडिज्म, दिस ऑल थिंग्स, इमोबिलाइज्ड पेशेंट, ये सब चीज रन अप करता है स्टोन फॉर्मेशन में। बट एक नॉर्मल आदमी जिसको और सब कोई बीमारी नहीं है, केवल स्टोन हुआ है, वैसे पेशेंट में हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करता है अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स। इफ यू कैन अवॉइड दैट्स ओके, इफ यू कैन अवॉइड दैट्स ओके, बट आप अवॉइड भी करेंगे तो कितना करेंगे जी। तो तब क्या आप ज्यादा नहीं खा सकते। नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो है मान लीजिए 2 पीस मछली खा रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, दैट इज ओके, तो इसको हम कल्प्रिट नहीं कह सकते जी। दो इट इज मेंशन्ड इन सम बुक्स, बट मेन थिंग इज हाइड्रेशन ऑफ अ पेशेंट। जी सर, अगर कोई लंबे समय तक अपने पथरी का इलाज नहीं करा रहा है तो उसे अपने शरीर में पाल कर रखना ये किस हद तक गंभीर हो सकता है? क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? पत्थर देखिए बहुत समय तक हो सकता है कि साइलेंट भी रहे। अच्छा, एंड साइलेंट स्टोन्स आर वेरी डेंजरस। अच्छा, साइलेंट स्टोन्स आर वेरी डेंजरस and most of the time staghorn calculus are silent stones. Staghorn calculus. Staghorn calculus are silent stones.
तो होता क्या है, अगर आपको स्टोन का साइज छोटा है बट सिम्टम्स इज देयर, देन यू आर लकी, यू कैन ट्रीट एट अ टाइम, कॉम्प्लिकेशन विल नॉट गो टू योर यूरिनरी ट्रैक्ट। जी। लेकिन अगर साइलेंट स्टोन है तो वो करता है क्या कि आप में सिम्टम्स नहीं आते। अच्छा। और सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन तब क्या होता है कि वो साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाता है स्टोन का साइज। और एक समय ऐसा आता है कि आपको सिम्टम नहीं होगा बट यू कैन लैंड अप विद योर रीनल फेलियर, नॉन फंक्शनिंग किडनी। अच्छा। विद अ नॉन फंक्शनिंग किडनी। हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो स्टैगहॉर्न कैलकुलस ले करके लास्ट स्टेज में पहुंचता है जिसका किडनी ही खत्म होता है कंप्लीटली। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टोन है, अगर सिम्टम नहीं है नहीं कराने से होंगे। बहुत सारे कंडीशन हम लोग देखते हैं 2 साल पहले पता था लेकिन नहीं आए, सोच रहे थे पथरी गल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा करते। प्राय 50% केसेस जो है कहीं ना कहीं कोई वगैरह से दिखा के ही रखते हैं। अच्छा। उन लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी चीज़ की नहीं होती है, ये खा लो गल जाएगा, वो खा लो गल जाएगा, पत्थर का साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए गुमराह के चक्कर में कितना पेशेंट नॉन फंक्शनिंग किडनी लेकर के भी आ जाता है। किडनी फेलियर, नॉन फंक्शनिंग किडनी, ये सब सारा कॉम्प्लिकेशन है जो अगर आप लॉन्ग स्टे अगर स्टोन को रखते हैं तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस दिखता है। जी सर, आपने बात की स्टैगहॉर्न कैलकुलस, तो ये मतलब किस तरह का पथरी है ये? स्टैगहॉर्न कैलकुलस बोलते हैं कि ये पत्थर जो कंप्लीट रीनल पेल्विस एलॉन्ग विथ रीनल पेल्विस कैलिशियल सिस्टम को भी ब्लॉक करके रखता है, काफी बड़ा। हाँ, तो किडनी का जो पेल्विक कैलिशियल सिस्टम जिस तरीके से दिखेगा ठीक उसी तरीके का साइज स्टैगहॉर्न का होता है वो स्टोन। और आपको बहुत समय तक सिम्टम भी नहीं दिखेगा लेकिन वो धीरे धीरे पेल्विक कैलिशियल सिस्टम का साइज पकड़ते जाता है। अच्छा। तो काफी बड़ा स्टोन होता है ये। सर, आपने कहा कि लोग इस जिस भ्रम में है कि दवाई से गल जाएगा पत्थर, ये किस हद तक सच्चाई है इस बात में? अब इसमें भी कैसा है कि बुक अगर देखेंगे हम लोग तो बुक में मेंशन देयर आर सम मेडिकेशन व्हिच इज मेंशन दैट इट कैन डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टोन। अच्छा। लेकिन उतना ज़्यादा लंबा फॉलोअप हम लोग के पास है नहीं जो हम लोग बोल सके कि कोई ऐसा ड्रग है जो स्टोन का साइज डिक्रीज कर दे। दूसरा, हम लोग का जितना पब्लिकेशन और अपडेटेड वी आर गेटिंग कंसर्न विद द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ यूरोलॉजी, तो उन लोगों के पास तो केस ज़्यादा है, रिसर्च वर्क भी ज़्यादा है। उन लोगों में भी ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कोई ड्रग जो स्टोन के साइज को डिक्रीज कर दे। अच्छा। उन लोगों के पास भी ऐसा कोई डाटा नहीं। और बेसिकली जहाँ हम लोग पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं स्टोन के फॉर्मेशन का, तो जैसे घर बनता है इज अ सिमिलर वे हाउ दैट स्टोन फॉर्म्स इनसाइड द किडनी। छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, उसके साथ उसका प्रोटीनेशियस मटेरियल जो एल्बुमिन वगैरह हम लोग देखते हैं, यूरिन में देखते हैं, माइक्रोस्कोपी में जी। ये सब सारा अटैच्ड होता है। उसके बाद क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लिएशन होता है, उसके बाद स्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे लोग घर बनाते हैं उसी तरीके से बनता है, एंड दैट इज अ सॉलिड थिंग यू कैन से जी। सो वी कांट एक्सपेक्ट दैट समथिंग विद अ मेडिकेशन कैन कम एंड डिसॉल्व दैट स्टोन, इज अनलाइकली। अच्छा। तो डाटा में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। हम लोग भी कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशन सब यूज करते हैं, बोला जाता है कि स्टोन का साइज घट जाता है, बट बेसिकली आई थिंक इट्स नॉट एनी ड्रग दैट कैन डिसॉल्व और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टोन। अल्टीमेटली यू विल हैव टू थिंक आइदर यू आर सिम्टोमेटिक, नॉट सिम्टोमेटिक, यू need to go for a treatment or you can stay, that is another thing. But size घट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, no. Then what happens basically, साइज अगर छोटा है वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, तो बहुत आदमी को कंफ्यूजन ये रहता है कि ये गल गया। अच्छा। वो गलता नहीं है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन बोलते हैं हम लोग उसको, तो वो संभव है। अब इसी में कंफ्यूजन क्या होता है कि आदमी सोचते हैं कि पत्थर गल गया जी। तो गलने का जो प्रक्रिया है वो अभी अपडेटेड ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो आपको
दे आउट। जब तक आप रुकिएगा तब तक आप में कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है। वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ पेशेंट जो यही बढ़ाने घटाने, स्टोन के साइज बढ़ाने घटाने के चक्कर में नॉन फंक्शनिंग किडनी लेके आते हैं। अच्छा। तो बेसिकली उन लोग ट्रीटमेंट कहीं कंसर्निंग डिपार्टमेंट से नहीं लेके कहीं दूसरे जगह से ट्रीटमेंट होता रहता है, जो उन लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती। जी सर, तो ये पथरी के इलाज के लिए आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इसका हम दवाई देकर इसको कुछ समय तक रख सकते हैं या इसको सर्जरी करना ही जरूरी है? स्टोन्स के लिए हम लोग अब डिपेंड करते हैं, हर एक का क्लासिफिकेशन है, डिपेंड्स अपॉन द साइज, डिपेंड्स अपॉन द शेप, डिपेंड्स अपॉन द एनाटॉमिकल location of the stone, depends upon the symptoms. These are all factors that we calculate, estimate, and then we go for a decision. So what are the different decision is, we can stay without anything. पेशेंट को वेट एंड वॉच कर सकते हैं हम लोग, पेशेंट को कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट में भी ले जा सकते हैं। तो ये सारा डिसीजन जो है डिपेंड्स अपॉन दिस ऑल थिंग्स, दैट व्हाट वी, स्टोन बर्डन कितना है, किस लोकेशन पे है, क्या इफेक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट को कर रहा है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया है कि नहीं डेवलप हो गया है, ये सारा चीज को कैलकुलेट करना पड़ता है बिफोर यू डिसाइड फॉर। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे क्या पूछना चाहूंगी कि आपके इस यूरो सर्जरी के सफर में अभी तक का सबसे चुनौतीपूर्ण केस कौन सा सामने आया है? यूरो सर्जरी के केस में बेसिकली आई कैन रिमेम्बर 2-3 केसेस। अच्छा। 2-3 केसेस इज देयर दैट रियली समटाइम व्हाट हैपेंस इन ऑपरेशन थिएटर इज सर्जन्स कैन फ्लश्ड आउट। जी। तो तब क्या है कि कुछ समय के लिए पूरा ब्लैकआउट हो जाता है आदमी, and decision is very difficult sometimes. जी. One case is that we prepared for a pyeloplasty. Pyeloplasty, and that pelvic calyceal system was completely inflamed. Okay. असिस्टेंट लोग भी थे, हमारे डॉक्टर्स लोग भी थे, तो क्या होता है कि हर एक आदमी असिस्ट कर रहा होता है, तो कम्प्लीटली एवॉल्व्ड हो गया यूरेटर। अच्छा। यूरेटर कम्प्लीटली एवॉल्व्ड हो गया। So, and this is a very big thing to manage. Anyhow, we will manage it. Similarly, second cases of a PCNL, percutaneous nephrolithotomy का केस भी है एक दो, that we need a assistant and sometimes there is a lots of bleeding and you get flushed out. So we have seen this type of challenging cases in a OT and it was really a tough time. जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके मुझे और हमारे दर्शकों को किडनी संबंधित, पेशाब संबंधित काफ़ी कुछ जानने को मिला। उम्मीद है कि इसी तरह मेडिकल एडवाइस लेते रहने के लिए आप जुड़े रहेंगे हमारे कार्यक्रम डियर डॉक्टर के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल। कैमरामैन दीपक के साथ मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए +1 4K टेलीविजन।